नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से आपका रिवीजन भी चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने अनुसूचियां आपका टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने 2 अनुसूचियों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, उस अनुसूची से आगे बढ़ते हुए हम बाकी की अनुसूचियां देखेंगे और उसके अलावा आपके, जैसे मैंने बोला था कि यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, इनके जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको एक जगह लिखवा दूंगी ताकि आप उन फैक्ट्स को पढ़ सको। ठीक है, उन्हें आप लिख लेना, चाहे तो एक जगह सारे इकट्ठे कर लो, चाहे फिर आप चैप्टर में उनको ऐड कर लेना, जैसे आपका मन करे। तो अनुसूचियां पढ़ाने के बाद मैं आपको फैक्ट्स लिखवा दूंगी और फिर आपका एक चैप्टर बचेगा जिसका नाम है राजभाषा, उसको मैं आपको पढ़ा दूंगी और उसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज मैं शाम को, और आप लोग भी ये देख लीजिएगा कि कोई चैप्टर बच तो नहीं गया है, कोई चीज छूट तो नहीं गई है। रही बात आपके उसकी क्या कहते हैं, एक आपका जैसे कहते हो आप लोग आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स की मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की एक पीडीएफ आपको डलवा दूंगी। दूसरा, अगर हम बात करें आर्टिकल के बाद आपका एक होता है अमेंडमेंट का, तो अमेंडमेंट मैंने आपको चैप्टर्स के बीच में ही जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है करवा रखे हैं। फिर 1 या 2 अमेंडमेंट्स जो कि आपके लेटेस्ट में अभी हुए हैं वो मैं आपको जो है राजभाषा पढ़ाने के बाद आपको लिखवा दूंगी, ताकि अगर वहां से भी क्वेश्चन आए तो आप सभी को पता हो। आकाश, अजय, पिंटू, अंकित, नीरज और क्या कहते हैं सुखंता, मुंदारी, सौरभ, सूरज, अनूप, सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक चल रहा है अनुसूची, और अनुसूचियों में हम पढ़ेंगे थर्ड शेड्यूल पढ़ेंगे। तीसरी अनुसूची को हम यहाँ देखेंगे। तीसरी अनुसूची में प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे कि मैम शपथ दी गई है, आप कहेंगे कि मैम ओथ दी गई है। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, जो संवैधानिक अधिकारी हैं, जिनके बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है, उनकी शपथ यहाँ दी गई है। तो किस किस की शपथ इसमें आपको दी गई है, तो आप लिखेंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लिखिएगा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिखिएगा। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी सैलरी शपथ प्यारे बच्चों, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी सैलरी यहीं पर दी गई है। शपथ पढ़ रहे, सैलरी भी मैंने आपको बता दी थी कि इनकी शेड्यूल 2 में है और इनकी शपथ कहाँ पर है, आपके शेड्यूल 3 में है। उसके अलावा आप लिखेंगे कैग की शपथ भी इसी में दी गई है। और आप लिखेंगे यहाँ पर यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, संघ एवं राज्य मंत्रियों की शपथ, राज्य मंत्रियों की शपथ इसी में दी गई है, मंत्रियों की शपथ। ठीक है, चाहे सेंट्रल मिनिस्टर्स हो चाहे स्टेट मिनिस्टर्स हो, दोनों की शपथ कहां पर है, अनुसूची 3 में है। ये सब जब मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं वहां पर लिखवाया है। उसके बाद लिखिएगा, आप ज्यादातर पूछते हैं पीएम एंड सीएम यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ भी इसी में है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनकी भी शपथ इसी में है। उसके बाद आप लोग पूछते हैं एमपी, एमएलए, एमएलसी, तो लिख दीजिएगा एमपी की भी शपथ इसी में है, एमपीस की, एमएलएस की और प्यारे बच्चे एमएलसीज की, सबकी शपथ किस में दी गई है, अनुसूची 3 में दी गई है। अब मैंने सब लिखवा दिया, लेकिन मैंने इसमें राष्ट्रपति नहीं लिखवाया, मैंने इसमें राज्यपाल नहीं लिखवाया, मैंने इसमें आपका जो है
बेटा अल्पा मौर्य, अभी मैं पहली ही चीज बता रही हूँ, अभी कोई स्लाइड नहीं है, ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है। एमएलसीज हैं, तो आपके 3 लोग ऐसे होते हैं प्यारे बच्चे जिनकी शपथ इस अनुसूची में नहीं होती है, तो वो क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो मैं उसको दूसरे पेन से और एक बॉक्स में लिखवा दूंगी ताकि जब भी आप नोट्स देखें तो आपको हाईलाइट हो। लिखिएगा, राष्ट्रपति की जो शपथ है, राष्ट्रपति की शपथ ये दे रखी है आर्टिकल 60 में, मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। उपराष्ट्रपति की शपथ दे रखी है आर्टिकल 69 में, इनकी शपथ है आर्टिकल 69 में। और प्यारे बच्चों, राज्यपाल यानी कि गवर्नर की शपथ दे रखी है आर्टिकल 159 में, यानी कि इन तीनों की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। इन तीनों की शपथ के लिए अलग से आर्टिकल्स बनाए गए हैं और ये आर्टिकल्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। आप प्रेसिडेंट भी पढ़ चुके हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ चुके हैं और आप राज्यपाल भी पढ़ चुके हैं, तो ये सब मैं आपको यहां पर बता चुकी हूं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी सबकी शपथ इसमें है, लेकिन इन तीनों की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। तो प्रश्न ये बनता है कि क्या होता है गौतम राज, आपके इस प्रश्न का ये मतलब है कि आपने क्लासेस नहीं की हैं। कैग का मतलब होता है, मैंने आपको बताया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और ये बहुत गलत बात है कि आप लोग रेगुलर क्लासेस नहीं करते हो। महालेखा परीक्षक इंग्लिश में बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देती हूं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड ऑडिटर जनरल, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, आपको बताया है। जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए पता है कि कैग क्या होता है। अगर आपने नहीं की है तो प्लीज आप जो है पीछे की क्लासेस करें, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपकी 3rd शेड्यूल। अब बात करते हैं और बात देखेंगे कि हमारी 4th शेड्यूल में क्या है, ठीक है। 3rd शेड्यूल, अब देखिएगा आगे, नेक्स्ट लिखिएगा 4th शेड्यूल, 4थी अनुसूची में क्या है। तो प्यारे बच्चों, जब हम 4th शेड्यूल या 4थी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है केंद्र तथा ऐसे लिखना, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य, केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य राज्यसभा में के मध्य, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, ठीक है। लिखिएगा अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा between state and UTs, स्टेट एंड यूटीज। आपको मैंने बताया है कि राज्यसभा में जब हम बात करते हैं सीट्स की, तो आपकी 245 सीट प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, जिनमें से आपके अगर मैं बात करूं तो 12 सदस्य मनोनीत हैं, यानी कि 12 मेंबर्स आपके नॉमिनेटेड हैं। आपको मैंने बताया है कि 12 सदस्य मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड हैं, मनोनीत हैं। और अब कितने बचे यहां पर, तो 233, ये
कितने बचे? 233। इन 233 में से आपके केवल 3 यूटीज में हैं, 3 यूटीज को दी गई हैं। बताया है मैंने आपको, दिल्ली, पुदुचेरी, 3 केंद्र शासित प्रदेशों, पुदुचेरी, दिल्ली, पुदुचेरी, पुदुचेरी और बेटा एंड जम्मू कश्मीर। और कितने राज्यों? 28 राज्यों को है। अब कितनी कितनी सीटें हैं ये मैं आपको राज्यसभा पढ़ाते समय लिखवा चुकी हूं। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के मध्य किया गया है, जिसमें से केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य है और 28 राज्यों में है। क्योंकि जहां विधानसभा होती है वहीं पे राज्यसभा में सीट अलॉट्स की जाती हैं, और जहां पर विधानसभा नहीं है वहां पे राज्यसभा में सीटें भी नहीं दी जाएंगी। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो आपका क्या है 4th शेड्यूल में? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा बिटवीन आपके यूटीज एंड स्टेट्स, या स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट आता है 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में 2 लोगों की बात की गई है। जैसे इसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि ट्राइब्स, ट्राइब्स एरिया या फील्ड, ट्राइब्स एरिया या फील्ड, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, प्रशासन, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, और नियंत्रण, और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के जो क्षेत्र हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा ये बताया गया है 5th शेड्यूल के अंदर। आपके भारत के क्षेत्र में जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं और उनसे रिलेटेड जो क्षेत्र हैं, जो एरिया हैं या जो फील्ड हैं, उनमें कैसे उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, कैसे उनका प्रशासन और कैसे उनका नियंत्रण किया जाएगा, ये 5th शेड्यूल हमें बताती है। उसके बाद 6th शेड्यूल में भी लगभग यही बात है लेकिन अंतर है, ध्यान से सुनना। 6th शेड्यूल जनजाति, जनजाति क्षेत्रों का, क्षेत्रों के यानी कि शेड्यूल एरिया या फील्ड का प्रशासन, का प्रशासन और नियंत्रण। लेकिन प्यारे बच्चे जहां पर 5th शेड्यूल पूरे भारत की बात करती है वहां पर 6th शेड्यूल केवल कितने राज्यों की बात करता है? 4 की। तो जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण यहां पर भी है, लेकिन केवल कौन से राज्यों के लिए? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ट्रिक बना सकते हो एटीएम में, क्योंकि आप सभी एटीएम में पैसा निकालने जाते हो। तो एटीएम एक कॉमन वर्ड होता है, एटीएम में कर देना है आपको कि मैं एटीएम में पैसा निकालने जा रहा हूं या जा रही हूं।
तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दोनों में बात की गई है, लेकिन अंतर कहां पर है? अंतर है प्यारे बच्चों कि फिफ्थ में आपके पूरे ट्राइब्स के बारे में बात की गई है, भारत में जितने भी जनजातीय क्षेत्र और जनजातियां हैं, लेकिन आपके सिक्स्थ वाले में केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो ये 4 के बारे में बात कर रहा है और आपका फिफ्थ वाला पूरे भारत के बारे में। जय श्री राम भाई, राहुल कुमार, गोपी, अविनाश, सभी को नमस्ते। सभी नोट्स एक ही पीडीएफ में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। जिस दिन आपकी क्लास का एंड होगा उसके दूसरे तीसरे दिन आपको कंबाइंड पीडीएफ मिलेगी और वहां से आप अपने नोट्स को निकलवा सकते हैं, ठीक है? यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो एक आपने शेड्यूल पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल जिसमें कहा गया है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर और स्टेट, बिटवीन सेंटर और स्टेट, सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो इन दोनों के बीच में विभाजन किया गया कि भैया इन दोनों के बीच में जरूरी है शक्तियों का विभाजन, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि किसका क्या काम है, ये क्लियर नहीं होगा, तो राज्य सरकारें केंद्र के कार्यों में हस्तक्षेप करेंगी और केंद्र राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा। तो हमें इनके लिए पूरा इनको बताना होगा कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हारा काम है। जब इन दोनों को ये क्लियर होगा कि अच्छा ये मेरा काम है तो इसे मैं ही करूंगी, तो फिर इनके बीच में झगड़ा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे घर में कामों का बंटवारा किया जाता है ऐसे ही सरकारों के भी कामों का बंटवारा कर दिया गया है। अब ध्यान से सुनना, जैसे कैसे किया गया है बंटवारा। तो बंटवारा करने के लिए 3 सूची बनाई गई, जिनमें से पहली सूची का नाम है संघ सूची, जिसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट। संघ सूची जिसे हम कहते हैं, और संघ सूची की जब हम बात करते हैं तो संघ सूची के बारे में ध्यान रखना कि इसमें क्या रक्षा आता है। रक्षा से संबंधित मामले, आपके डिफेंस से संबंधित मामले इसी में आते हैं। जनगणना यानी कि सेंसस इसी का विषय है, इसी में आता है, ठीक है, सेंसस। या फिर हम कह सकते हैं विदेशी मामले, विदेशी मामले यानी कि फॉरेन मैटर्स, ठीक है, विदेशी मामले, फॉरेन मैटर्स, इन्हीं का आपका जो है इन्हीं का काम है, फॉरेन मैटर्स। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस तरह के मामले होते हैं इन पर केवल और केवल संघ सरकार कानून बनाएगी, इसमें राज्य सरकारों का कोई भी रोल नहीं होगा। इसमें कोई भी कानून आपकी राज्य की सरकारें नहीं बनाएगी। और मैं आपको बता दूं तो संघ सूची के पास में 100 विषय हैं। कितने विषय आते हैं संघ सूची में? 100 विषय हैं, 100 सब्जेक्ट हैं, और ये 100 सब्जेक्ट आपके डिफाइन किए गए हैं। और आपकी केंद्र सरकार के अलावा इन 100 विषयों पर कोई भी कानून नहीं बना सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और दूसरी एक सूची बनाई गई है जिसका नाम है राज्य सूची, जिसे हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चे, राज्य सूची में अगर हम बात करते हैं तो क्या विषय आते हैं? जैसे कि कृषि, राज्य सूची का विषय है कृषि, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर।
इस पे कानून राज्य की सरकारें बनाएंगी। उसके बाद आप लिखिएगा भूमि यानी कि लैंड, ये भी राज्य सूची का ही विषय है। आप लिखिएगा राज्य पुलिस यानी स्टेट पुलिस जो होगी वो भी राज्य सूची का विषय है। स्टेट पुलिस, सेंट्रल पुलिस नहीं, स्टेट पुलिस, ठीक है, ये भी राज्य सूची का विषय है। तो लिख दीजिएगा आगे एक्सेट्रा, या फिर आप और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो पंचायत राज्य सूची का विषय है, नगर पालिका राज्य सूची का विषय है। ये सब आपके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। कहने का मतलब है कि इस पे कभी भी केंद्र सरकार कानून नहीं बनाएगी। कौन कानून बनाएगा? केवल और केवल राज्य की सरकार कानून बनाएगी। ठीक है दीपक, थोड़ा पेशेंस रखो। क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले पढ़ा दूं, फिर आपको बता दूंगी कि अनुसूचियों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपकी क्लास खत्म होने वाली है, लेकिन आपने आज तक कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे, और ये बड़ी हैरानी की बात है कि आज भी आपका बैच खत्म होने वाला है। मेरी तरफ से मेरी क्लासेस खत्म होने वाली हैं, और आप आज भी मुझसे फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास में आपने किया था कि मैम क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन वो बच्चा कभी नहीं पूछता जो खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखता है, और ये बहुत गलत बात है। इसमें मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। मैं तो बताऊंगी क्योंकि मैंने आपका जो है कमेंट देख लिया है, तो मैं जरूर आपको बताऊंगी कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं देखे आपने प्रीवियस ईयर, तो ये बहुत ही दुख की बात है। मैं सारी अनुसूचियां पहले एक बार कंप्लीट करा दूंगी, फिर उसके बाद सारी को एक बार दोबारा समझा दूंगी, और फिर मैं आपको बता दूंगी कि अनुसूचियों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आगे इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा देखिएगा, लास्ट आपकी होती है समवर्ती सूची। और जब हम समवर्ती सूची की बात करते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। और इसके बारे में सबसे पहले एक फैक्ट लिखना कि इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मैंने लिखवाया है ये आपको, इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे कि मैम ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को, सबसे पहला। अब ये जो समवर्ती सूची है, इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कितने विषय हैं, तो आप कहेंगे कि 52 सब्जेक्ट्स हैं, 52 विषय इसके अंदर दिए गए हैं। राज्य सूची में भी लिख दीजिए कि इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 61 विषय या 61 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, और समवर्ती सूची की जब हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि इसमें वन यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड मैटर्स आते हैं, ठीक है। इसमें आपकी शिक्षा आती है यानी कि एजुकेशन, ये आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। शिक्षा के बारे में एक फैक्ट लिख लेना एक्सेट्रा, बाकी आप खुद लिख दीजिएगा। शिक्षा के बारे में लिखना, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था, जिसे 42वें का विषय था, जिसे 42वें संविधान संशोधन, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया, के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। बेटा सम का मतलब होता है, समवर्ती इसका नाम है, और सम का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, ठीक है। और दो चीजों को जोड़ना मतलब इसमें कहा गया है कि ये जो समवर्ती सूची है,
इस समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य, केंद्र प्लस राज्य, केंद्र एवं राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। दोनों ही सरकारों को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है और दोनों ही सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। मतलब इसमें जो 52 सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है दोनों के लिए, कोई भी सरकार इस पे कानून बना सकती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई भी कानून ऐसा बन गया, जैसे मान लीजिए कि आपकी केंद्र सरकार ने शिक्षा के विषय में एक कानून बनाया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी। अब यहां पे राज्य क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ जाकर कानून बना रहे हैं कि हम अपने यहां पर जो है शिक्षा जो है मुफ्त में नहीं देंगे। तो यहां पर क्या होगा, टकराव होगा, टकराव की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि केंद्र कह रहा है कि देनी है, राज्य कह रहे हैं हम नहीं देंगे। तो इस कंडीशन में केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे इससे ज्यादा क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे ज्यादा पावरफुल होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट से समवर्ती सूची के मामले में। अगर कभी भी इन दोनों के बीच में किसी भी कानून को लेकर विवाद होता है तो केंद्र सरकार का ही कानून माना जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार से शक्तिशाली होती है समवर्ती सूची के मामलों पर। तो आपको यह ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे, ये आपकी 7वीं अनुसूची में आपके 3 सूचियां दी हुई हैं। तीनों सूचियों के बारे में मैंने आपको बताया। और अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि भाषाएं किस में हैं, तो आ जाइए 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में क्या दी गई हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषाएं को आपकी देखो 2 क्वेश्चन। पहला, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में, तो आप कहेंगे कि 14 भाषाएं थी। फिर लिखिएगा वर्तमान में, वर्तमान में, इन प्रेजेंट 22 हैं। इन प्रेजेंट कितनी है, 22। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में प्यारे बच्चे 14 भाषाएं हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखिएगा, यहां पर ये आपका हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि 14 से 22 कैसे होंगी। तो जाहिर सी बात है कि हमने बाद में भाषाओं को जोड़ा होगा, और जब हम संविधान में कोई भी चीज जोड़ेंगे तो क्या करना होगा, संशोधन। तो बेटा पहला संशोधन किया गया, 21वां आपका संशोधन हुआ 1967 में। 21वां संशोधन हुआ और इस संशोधन को करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा, इसको क्या किया गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया आपकी 8वीं अनुसूची में। ठीक, उसके बाद फिर एक साथ 3 भाषाएं जोड़ी गईं और उसके लिए 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गईं, जिसमें एक थी नेपाली, दूसरी है मणिपुरी और तीसरी है प्यारे बच्चे कोंकणी। और अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिक है नमक। नमक में आपको नमक लिखना है, ए को कट कर देना, न एन से नेपाली, म से मणिपुरी और के से कोंकणी।
तो 14 से आपकी सिंधी जोड़ी तो 15, 15 में 3 जोड़ी तो 18। फिर आपका एक और संशोधन हुआ 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 और 4 भाषाएं जोड़ी गई। लिखिएगा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। इसके ट्रिक याद कर सकते हो, एसडीएम बाबू। एसडीएम को क्या बोला जाता है? बाबू भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये आपके संशोधन हैं जिसमें ये भाषाएं आपकी जोड़ी गई हैं और अब आप गिन सकते हैं कि यहां पे भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रश्न अनुसूचियों से यही से बनता है 8वीं अनुसूची में कि किस संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है। हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में तो भाई सीधा ही है नमक, लेकिन इंग्लिश में भी तो बताना पड़ेगा ना, ना से नेपाली, मां से मणिपुरी और क से कोंकणी, लेकिन इंग्लिश में ए कट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 9th शेड्यूल। जब हम 9th शेड्यूल की बात करते हैं तो 9th शेड्यूल क्योंकि मूल संविधान में नहीं थी तो इसलिए इसको भी क्या किया गया है, लिखिएगा, इसे क्या किया गया, एड ऑन किया गया है, इसे जोड़ा गया है। अब जोड़ा गया तो संशोधन हुआ होगा। जोड़ा गया किसके द्वारा, लिखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, और इसमें है क्या मैम, तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स हैं। इसमें भूमि में सुधार कैसे किया जाएगा इसके बारे में बात की गई है। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि से संबंधित जो मामले हैं उनको कहां रखा गया है, 9th शेड्यूल में रखा गया है। अच्छा, मैंने 1950 प्रथम संविधान संशोधन 1951 लिख दीजिएगा बेटा, बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। ठीक है, ईयर लिखना रह गया था, तो इसमें केवल याद रखना है भूमि सुधार। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची, इसे भी एड ऑन किया गया है। किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, लिखिएगा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। और इसमें है क्या, तो दल बदल कानून, जो मैं आपको पार्लियामेंट में पढ़ा चुकी हूं। दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्वेश्चन आता है कि संविधान की किस अनुसूची में है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान की 10वीं अनुसूची में है। दल बदल कानून को संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसे संविधान में कब जोड़ा गया, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट लिखिएगा 11वीं अनुसूची, उसके बाद एक और है, ये सेकंड लास्ट है, एड ऑन किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। और इसमें क्या है, पंचायत है। इसमें पंचायत के बारे में बात की गई है और ये संशोधन कब हुए थे, किसके समय हुए थे, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, क्योंकि पंचायत हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो 1957 नहीं है, 1967 है।
ठीक है, उसके बाद लिखिएगा 12th शेड्यूल, और 12th में है, इसमें किया गया है, इसमें एड ऑन किया गया है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में किया गया, और इसके थ्रू क्या जोड़ा गया? नगर पालिका को, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी। ये आपकी जोड़ी गई। तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं, 12 की 12 मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है जी? नहीं अविनाश कुमार जी, प्रेसिडेंट की शपथ अनुसूची 3 में नहीं होती है। ठीक है, अब इस अनुसूची में 11वीं अनुसूची में ही बोला गया है कि जो पंचायत हैं उनके लिए 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं, और जो नगर पालिकाएं हैं इनके लिए 18 विषय हैं जिन पर ये काम करती हैं। ठीक है, अब देखो आपके द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे थे सबका उत्तर आपके पास है। अब एक बार हम शुरू करते हैं। पहली अनुसूची में मैंने भारत के बारे में बताया कि भारत में 28 राज्य शामिल होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए भारत देश का निर्माण आपने बताया है। ठीक है, भारत देश का निर्माण है। दूसरे में अगर हम बात करेंगे तो आपका वेतन दिया गया है, जिसमें आपके जो संवैधानिक अधिकारी हैं उनके वेतन की बात की गई है दूसरे में। तीसरे में अगर हम बात करें तो शपथ की बात की गई है, जिसमें सबकी शपथ होती है, केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। इनकी शपथ के लिए अलग से अनुच्छेद हैं जो मैंने बॉक्स में लिखकर मेंशन किए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो 4th शेड्यूल है उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, सीटों का आवंटन किया गया है, अलॉटमेंट की गई हैं सीटें किस किस को, केंद्र को की गई हैं, और साथ साथ हम केंद्र शासित प्रदेशों को की गई हैं, और आपके 28 राज्यों को की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर को सीटें आवंटित की गई हैं। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में 5वीं अनुसूची में आपके अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं और जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण पूरे भारत के जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल जो फील्ड्स हैं उनका कैसे प्रशासन और नियंत्रण किया जाएगा, पूरे भारत की बात कर रहा है 5th शेड्यूल। लेकिन 6th शेड्यूल सेम उसी बात को कर रहा है, लेकिन उसमें चीज डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि वो केवल 4 राज्यों के बारे में बात कर रहा है, जबकि 5th शेड्यूल पूरे भारत में जितने भी ट्राइब्स हैं, जितनी भी जनजातियां हैं, सबकी बात करता है। लेकिन 6th शेड्यूल ट्राइब्स की बात तो कर रहा है, लेकिन केवल 4 राज्यों के ट्राइब्स, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के ट्राइब्स की बात कर रहा है। उसके बाद 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा ना हो इसलिए उनके विषयों को बांट दिया गया है, उनकी पावर्स का डिवीजन कर दिया गया है, जिसमें संघ सूची में संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। 8वीं अनुसूची में आपके संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, तो भाषाओं के बारे में बात कर रहा है। 9th शेड्यूल को संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि आपके संविधान का पहला संशोधन था, और इसमें भूमि सुधार से संबंधित जो भी मामले होते हैं सभी को इसी शेड्यूल में रखा गया। फिर 10th शेड्यूल आई, उसको ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की गई है। 11th में पंचायत है और 12th में नगर पालिका है। तो दोनों आपको संशोधन मैंने पहले भी बताए हैं। अब आप मेरी बात को एक और तरीके से सुनिए कि अनुसूचियों से प्रश्न कैसे बनते हैं। अनुसूचियों से प्रश्न या तो बनेगा कि 11वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया।
संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। संविधान में कौन सी संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची में है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो अनुसूची पूछी जा सकती है या फिर अनुसूची देकर आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि नगर पालिका कौन सी अनुसूची में है? तो 12वीं में है। नगर पालिका को किस संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अनूप, फिजिक्स की पीडीएफ के लिए आप मुझसे ना बोलें, आप जो हैं फिजिक्स वाले सर से बोलें। मुझसे क्या बोल के क्या फायदा होगा बेटा, मैं फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रही हूँ। फिजिक्स वाले सर को आप बोल दीजिए, उन्हें टैग कर दीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व वही कर पाएंगे। जिस टीचर का जो सब्जेक्ट है वो उसी से रिलेटेड ही चीजें आपको बता पाएगा। अब मैं पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, आप यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी 12 अनुसूचियां होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर अब भी आपका यहाँ से कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कई बार फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं और जो आपके भी प्रश्नों की श्रेणी में आ रहे हैं कि मैम फैक्ट्स बता दीजिए, तो मैं यहाँ पे देखो 3 चीजों के फैक्ट आपको बताऊंगी, तीनों की हेडिंग डालूंगी। आपको मैं बताने वाली हूं फैक्ट्स, आपको मैं बताने वाली हूं तथ्य, और कौन कौन से चैप्टर्स के हैं? तो इसमें कैग से रिलेटेड फैक्ट रहेगा केवल एक, और वो है फर्स्ट कैग कौन है। फर्स्ट कैग कौन थे? तो फर्स्ट कैग कौन थे आपके भारत के? तो लिखिएगा वी नरहरि राव। आई थिंक मैंने लिखवा भी दिया हो, लेकिन फिर से लिखवा दे रही हूं। अब आप बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में कौन है। वर्तमान में भारत के कैग कौन है? सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है? उसके बाद कैग से बस यही 2 फैक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन। अब अगले फैक्ट्स किसके हैं? अगला फैक्ट्स इलेक्शन कमीशन से हैं। निर्वाचन आयोग से आपका पहला फैक्ट देखेंगे, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। वर्तमान में बताइएगा कि आपके कैग कौन है, ठीक है? अब देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू, वेरी गुड अमित, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, 2 जगह नहीं लिखा है मैंने पंचायत को। कहां लिख दिया मैंने 2 जगह पंचायत? यहीं पे लिखा हुआ है। मैंने तो एक ही जगह लिखा है पंचायत। कहां लिखा है 2 जगह? तलवेश्वर कुमार, पंचायत 2 जगह कहां लिखा है बताइए? बहुत बढ़िया, गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे इलेक्शन कमीशन पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। आपको मैं बता देना चाहूंगी कि मैंने आपको बताया था कि ये पहली बार बहुसदस्यी यानी कि मल्टी मेंबर 1989 में बना। तो प्रश्न ये आ सकता है कि जब ये पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी बना, तो इस समय जब ये पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी बना, आपके इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये सॉरी लिखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय कौन है? मैं बता रही हूं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1989 में बता रही हूं, RVS पेरी शास्त्री। लिखिएगा RVS पेरी शास्त्री, RVS पेरी शास्त्री। ये आपके 1989 में आपके इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जब आपका चुनाव निर्वाचन आयोग पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी बना।
और बेटा जब सेकेंड टाइम बना, सेकेंड टाइम मल्टी मेंबर बॉडी कब बना? सेकेंड टाइम मल्टी मेंबर बहुसदस्यी, यानी कि जब 3 मेंबर दूसरी बार इसमें शामिल हुए थे, तो आप लिखेंगे कि दूसरी बार ये बना 1993 में। तो 1993 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? 1993 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन था? लिखिएगा श्री T.N. सेशन, श्री T.N. सेशन, T.N. सेशन। इस टाइम पे ये आपके CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। नेक्स्ट लिखिएगा भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फर्स्ट CEC, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्तमान में, तो वर्तमान का पहले मैं नाम लिख देती हूं, यहां लिख देती हूं वर्तमान में, वर्तमान में CEC कौन है? तो राजीव कुमार, राजीव कुमार वर्तमान में CEC हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर पूछा जा सकता है निर्वाचन आयुक्त की प्रथम महिला आयुक्त कौन बनी थी? तो लिखिएगा एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी तक ये सिंगल हैं जो बनी हैं, और ये कैसी थी? कार्यवाहक थी, यानी एक्टिंग आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, और इनका नाम है श्रीमती VS रमा देवी, श्रीमती VS रमा देवी। VS रमा देवी, श्रीमती VS रमा देवी, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित फैक्ट थे, लिख लिए। कल से आप लोग मुझे बोल रहे थे, ठीक है, कैग का मैंने आपको बता दिया जो फैक्ट था। अब हम लिखेंगे, अब हमें फिर से लिखने हैं फैक्ट्स, और अब किसके बारे में लिखेंगे? फैक्ट्स UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्यारे बच्चे फैक्ट लिखेंगे। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा। पहला फैक्ट लिखिएगा 1919 के अधिनियम 1919 का जो एक्ट था के अनुसार भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग, प्रथम लोक सेवा आयोग, फर्स्ट सर्विस कमीशन इन इंडिया, फर्स्ट सर्विस कमीशन इन इंडिया, according to Act of
एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, 1919 के अधिनियम के अनुसार जो आपका भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग है, ठीक है, प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई, 1926 में की गई, ठीक है। कब की गई थी? 1919 में, वो सॉरी 1926 में। 1919 के अधिनियम में इसके बारे में पहली बार प्रावधान किया गया और उसके बाद 1926 में पहला सर्विस कमीशन बन गया था। अब इसका नाम केवल लोक सेवा आयोग था, तो फिर हम इसे संघ लोक सेवा आयोग कब कहा गया? लिखिएगा, 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम के अनुसार according to Act of 1935, according to Act of 1935, 1935 के अधिनियम के अनुसार इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी रखा गया। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी रखा गया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अब आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि जिस समय आपको एक चीज और बता देती हूं कि जब ये 1926 में बना था, जब इसको 1926 में पहली बार बनाया गया था, पहली बार, तो इसमें एक अध्यक्ष हुआ करता था, एक अध्यक्ष और प्लस 4 अन्य सदस्य, मतलब 5 मेंबर से मिलकर इसको 1926 में बनाया गया था। इस समय इसमें एक अध्यक्ष, एक चेयरमैन और आपको मैं यहां पे बता दूं तो कितने आपके सदस्य थे, तो आप कहेंगे इसमें एक चेयरमैन और 4 सदस्य होते थे। अगर हम बात करें कि जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है या यूपीएससी है, इसमें वर्तमान में अगर हमसे कोई पूछ ले कि वर्तमान में जो सदस्य हैं, तो आप कहेंगे कि 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं, मिनिमम 9 और मैक्सिमम 11, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखने का टाइम दूं, ये लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए फटाफट और लिखकर बताइए फटाफट। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, लिख लिया। और फिर ये था, उसके बाद देखिएगा, अब मैं आपको यहां लिखवाने वाली हूं यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर रॉस बारकर। कौन थे? सर रॉस बारकर। ये यूपीएससी का प्रथम अध्यक्ष था। अब आप पूछेंगे यूपीएससी में वर्तमान अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है? तो मनोज सोनी, मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं।
ठीक है। मनोज सोनी कौन है? वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, पूरा लिख देती हूं, डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक, आगे देखिए, मनोज सोनी वर्तमान में है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फैक्ट, नेक्स्ट लिखिएगा, सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले, सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर वो फर्स्ट इंडियन थे जो आपके सिविल सेवा के लिए चुने गए थे। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मैम चुने गए थे, लेकिन कब चुने गए थे आपने ये नहीं बताया। तो कब चुने गए थे? 1864 में। 1864 में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। थैंक यू आकाश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। नेक्स्ट लिखिएगा, लास्ट फैक्ट होगा ये, बाकी के कल लिखवाऊंगी। भारत में सिविल सर्विस का जनक, भारत में सिविल सर्विस या सिविल सेवाओं का जनक, भारत में सिविल सेवाओं का जनक कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस को माना जाता है। यह आज की क्लास का लास्ट फैक्ट है। 2-3 फैक्ट और बचे हैं जो कि मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दूं कि बाकी की चीजें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल ही मैं आपको पढ़ाऊंगी नीति आयोग और योजना आयोग। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।